तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने IIT JEE जो कि 2 सितंबर की जो फर्स्ट मॉर्निंग यानी कि जो मॉर्निंग में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, हमने उसके सॉल्यूशन यानी कि 10 क्वेश्चन हमने देख लिए थे आउट ऑफ 25। सो हम अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आप मुझे एक बार ये बताइए कि आपने 10 क्वेश्चंस जो किए यानी कि जो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया, उनमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बताओ। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन 10 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आया हो तो मुझसे बता सकता है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो भी शेयर कर सकता है, ठीक है। बात दूसरी ये भी है बेटा कि आप लोग ये भी जान लो कि ये सॉल्यूशन जो मैं करा रहा हूं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया और आज भी बता रहा हूं आप लोगों को। बेटा आप जितना भी मैंने अभी तक का क्वेश्चन कराया है, 10 क्वेश्चन कराया है और 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे NCERT थे। कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बच्चा, कोई भी एनी XYZ यदि आपको यह कहता है कि IIT का पेपर आउट ऑफ NCERT आया है तो मैं उसे जो आप कहोगे मैं उतना बड़ा इनाम उसको दूंगा। यानी कि टोटल पेपर बेस्ड ऑन NCERT आया है बेटा। मैं आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को यह बात पहले बता दूं। मैं आप लोगों के हित में बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि आपने अपने स्कूल लेवल पे अच्छे से पढ़ाई करी होती तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में 2-2, 4-4 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे सारे क्वेश्चन अभी तक हमने फॉर्मूले से ही किए हैं। हमने कोई बहुत बड़ा IIT का कंसेप्ट भी नहीं लगाया फिजिक्स का कि चलो हमने बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस किए हों, है नहीं, जिससे कि आपको समझ में ना आए। हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। ये IIT के पिछले जहां तक मेरे को याद है 10 साल 15 साल में पहली बार हो रहा है कि फॉर्मूला लगाते ही आंसर मिल रहा है। IIT ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। चाहे तो आप इसके लिए कोविड को थैंक यू कह सकते हो। नहीं, वैसे तो इन्हें पॉजिटिव है ना, वैसे तो मत सोचना कि सर उसको वो बोल रहे हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने यह सोचा हो कि कोविड की वजह से बच्चे की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, और ये बात सच है, हुई है कहीं ना कहीं। तो उसने इस बार IIT की फिजिक्स का लेवल हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, पेपर का लेवल कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं दिया। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं बस बच्चे के छोटे मोटे IQ के इधर उधर हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे किया है बस क्वेश्चंस को। तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी NCERT की किताबों को अच्छे से स्टडी करो, उनको अच्छे से रीड करो, क्योंकि उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर और हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ m, क्या बोला मैंने, इफ वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर कोलिजन। हमें m की वेलोसिटी बतानी है। ये कोई मास है m, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m, ये u स्पीड से चल रहा है I पोजीशन वेक्टर के साथ, ठीक है। यहां पे कोई 3m दूसरा मास है, इससे कोलिजन कर रहा है, ठीक है। कोलिजन के बाद में पूछ रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर कोलिजन इज vj एज शोन इन फिगर। और कोलिजन के बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो गई है, बाई डायरेक्शन में चल दिया वो। और जो m था यानी कि 3m था वो विथ सम वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी। तो अपन को v पोजीशन वेक्टर ऑफ j फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ गए होंगे सारे बच्चे, ठीक है।
वैसे तो मैं बताऊं ना, कोलिजन जहां भी दिख जाए ना, कोलिजन का क्वेश्चन चाहे नीट में चाहे आईआईटी में जहां भी आपको दिखे, आप फटाफट से क्या मंत्र लगाने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटा को उठाओ, फटाफट से अप्लाई करो और फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, चलिए मैं स्लाइड को ऊपर कर लेता हूं पहले, फिर आंसर देंगे जी। तो सॉल्यूशन करना शुरू करें, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी का बाई √2 यानी कि u बाई √2। सेकेंड ऑप्शन u बाय √3। थर्ड ऑप्शन इज u बाय 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज u बाय 3। तो मैंने जैसा कहा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, करिए साथ साथ, मेरे साथ साथ करें। अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहते हैं, इनिशियल कंजर्वेशन इक्वल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो शुरुआत में एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो एम यू आई कैप, फाइनल तो 0 होगा। फिर दूसरी डायरेक्शन में एम वी, फाइनल वेलोसिटी वी ले लेंगे, प्लस दूसरे का 3m। अब डायरेक्शन किधर है चेक कर लो आप, 3mv जे कैप। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग v डैश मान लेना, तो v डैश माइनस u बाई 3 आई कैप माइनस v बाई 3, ये बेटा u है, इंटू जे कैप। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लो फटाफट से। जैसे ही आप सॉल्व करोगे उसके बाद में आपने v निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी, यानी कि जो आपको चाहिए थी। उसके बाद में अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वल कर लो फिर आगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू जो v डैश वेलोसिटी थी हमारी, जो ये थी u बाई 3 प्लस v बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड यू सॉल्व इट, v इक्वल टू u बाई √2। आंसर इज u बाई √2। देखा, मैंने सिर्फ 2 कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाए, क्या क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक है, तो आंसर मैच कर लेना, आपके ऑप्शन में जो भी है सेकंड थर्ड जो भी आएगा, u बाई √2 योर फाइनल आंसर इज। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम लगा हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन में। ए ब्लॉक ऑफ मास m, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। चलिए इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं एक। ठीक है, इस तरीके का एक डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज ए बी सी। ठीक है, और ये कोई स्मूथ सरफेस है बेटा। ठीक है, और यहां पे कोई ब्लॉक है, अपनी तरफ से मास m दे लो, यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया, और वेलोसिटी v दे लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है अपन को कि वो टॉप से बी तक पहुंचता है, मतलब स्टार्ट करता है बी से और नीचे आता है रेस्ट मर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए है इंक्लाइन प्लेन का। इफ बी सी इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है जो बी सी है वो गिवन है आपको 2ac, तो इसका मतलब आपको ac फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड फ्रैक्शन कोफिशिएंट ऑफ ac इज म्यू इक्वल टू k tan थीटा। फ्रैक्शन कोफिशिएंट आपको गिवन है म्यू,
k tan थीटा की टर्म में, तो आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू ऑफ k, आपके ऑप्शंस 2, 1/2, 3 और फोर्थ ऑप्शन 1/3। ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया मैंने। तो अपन AC निकालने पहले, यदि अपन AC को लेट कर लें 1, ठीक है, तो VC कितना हो जाएगा? 2 × 1 मतलब 2। तो AB कितना आ जाएगा अपने पास? कोई लेंथ मान लेना 3L। अप्लाई द वर्क एनर्जी पावर, अप्लाई द वर्क एनर्जी पावर थ्योरम। आप WPT का इस्तेमाल करें, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो। आप जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, अप्लाइंग द वर्क एनर्जी पावर थ्योरम का इस्तेमाल करो, तो फाइनल वर्क डन प्लस वेट जो उसका था इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक है, इनिशियल और प्लस फाइनल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने। वर्क एनर्जी थ्योरम में जो जो वैल्यूज हैं, आप वैल्यूज लिखो फटाफट से। फाइनल की क्या लिखोगे? mg कितना, इसकी वैल्यू कितनी थी? 3L sin थीटा। निकाल लोगे ना ये बात? तो माइनस के इसका वर्क डन का म्यू mg cos थीटा, और इसकी लेंथ कितनी थी? 1 इक्वल टू फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 0 0। ठीक है, तो म्यू mg cos थीटा इक्वल टू 3 mg sin थीटा। तो म्यू इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, जो कट रहा है उसे काट दो, 3 tan थीटा। और ये आपको कंपैरिजन करना था जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन कोफिशिएंट गिवन से, म्यू इक्वल टू k tan थीटा से। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी कंपैरिजन करोगे? 3। दिस इज योर आंसर। फाइनल आंसर इज 3। देखा आपने कितना आसान था इस क्वेश्चन को भी करना। बच्चे कहीं भी हेजिटेशन कर रहे थे कि सर क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो ऐसा कोई भी बड़ा सवाल अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया कि जिसमें आपको अपना माइंड खपाना पड़े, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़े। कुछ नहीं है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f। आपको f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू लाइन OP, O इज द सेंटर ऑफ द बॉल, M इज द मास एंड R इज द रेडियस रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल। यानी कि एक प्लेन दे रखा है ना, और उसमें कोई इस तरीके से कोई बॉल है, ये मान लो आप ना, और भैया इसका सेंटर यहां कहीं O है, ये इसकी रेडियस है, और ये कोई फोर्स, मिनिमम फोर्स मुझे लग रहा है ये एंगल बना रहा है इधर से, ये यहाँ पे पॉइंट P है, और ये इस तरीके से कोई इसका रेडियस है, मतलब लेंथ है, ये मान लो कि वो जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, जिग-जैग टाइप का कुछ इस तरीके से है, और बोल रहा है कि जो A है वो लेस देन है R से, वो तो दिख रहा है। तो हमें मिनिमम फोर्स बताना है कि सर मिनिमम फोर्स कितना होगा। मिनिमम फोर्स कुछ नहीं है, आप इसमें जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हैं, नॉर्मल फोर्स लाइक दिस, आप उसका इस्तेमाल करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका FBD बनाऊं, यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले सारे बच्चे FBD बनाना सीख लो। इस क्वेश्चन का FBD बनाओ। तो आप देखना कि मैं इसका FBD किस तरीके से बनाता हूं। जहां इसका FBD बना, तुरंत क्वेश्चन काम खत्म। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर इसका मास mg नीचे की तरफ होगा, कलर चेंज कर लो, mg, ठीक है,
क्योंकि ये इसको जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इसी की तरफ होगी, यहां से नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा था कि ये ना थोड़ा सा इस वाली लाइन से मैच करता है, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बनेगा ये, इसलिए कहा था कि वेक्टर का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोर्स F इधर अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है। देखेंगे तो इसको पीछे हटा सकते हैं, ये कोई एंगल बना रहा है लाइक दिस, इस तरीके से। आपको डायग्राम में शायद थोड़ा क्लियर ना लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने इसमें फोर्स कंपोनेंट तोड़ा है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ा है इसको, बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है। उसके बाद बस जो नॉर्मल रिएक्शन है Fr मान लो फोर्स के साथ में, वो ग्रेटर देन होगी किससे, इसके कंपोनेंट mg cos थीटा इंटू आर से, ठीक है। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो जो फोर्स होगा ग्रेटर देन वो कितने से होगा, mg cos थीटा। तो F इज ग्रेटर देन mg cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, ये n और इसको अपन ने कुछ मान लो a माना, तो ये r हो गया, ये r निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, तो r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, तो मिनिमम फोर्स बताना था हमको, कितना फोर्स चाहिए, तो F इज ग्रेटर देन, इसको सॉल्व कर लो, mg अंडर रूट 2ar माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन ऑफ r, दिस इज योर फाइनल आंसर। F is greater than mg under root 2ar minus a square upon r. It is your final answer. आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जैसे ही बोला था मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, stopping potential of emitted photon electron is V when monochromatic light of wavelength lambda incident on a metal surface. If wavelength of light incident become lambda by 3, कितनी हो गई इनिशियल की, lambda by 3, stopping potential कितना हो गया, B by 4। क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश गिवन है, इनिशियल का k टाइम्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, योर ऑप्शन इज 3, 6, 9 एंड 2। भाई क्या करें, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। क्या वर्क फंक्शन और एनर्जी का जो रिलेशन है, क्या था सर, हाँ सर ही करेंगे सारा सब कुछ। क्या hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस उसकी एनर्जी, और एनर्जी किस में लेते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो hc अपॉन शुरुआत में कितना कह रहा है वो, 3 लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, b बाई 4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड कह लो, बिल्कुल ओके है ना, सारे बच्चे देख रहे हो ना। पहली इक्वेशन ये बना दी, आपको पता है ना वर्क अपन का एनर्जी और वेवलेंथ और वर्क फंक्शन का जो रिलेशन होता है, मैंने वहीं से लिखी है। ये क्वेश्चन अपने पास से तो लिखी नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स में अवेलेबल है। उसमें बाकी जो क्वेश्चन में कहा कि वो शुरुआत में 3 टाइम्स हो जाता है वेवलेंथ और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल v by 4, तो वो लिख दिया मैंने। चलिए अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फटाफट से निकालें। एससी अपॉन लैम्डा कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा 1 माइनस के 1/3 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इसको सॉल्व करो 3/4 किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो यहां से एलसीएम लो 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचा HC अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू कितना 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको जो लग रहा हो सॉल्व करने में यहां से सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एनर्जी इक्वल टू 8/9 SC अपॉन लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो SC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू इसका वर्क फंक्शन प्लस, अब एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा 8/9 SC अपॉन लैम्डा। बस यही तो चीज हमें चाहिए थी। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो वर्क फंक्शन कितना आ गया यहां से, इसमें से ये घटा दीजिए SC अपॉन कितना 9 लैम्डा, और ये कितने के इक्वल था, जो उसकी nth वेवलेंथ दी यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई थी उसके इक्वल था। और यहां से कंपैरिजन कर लोगे क्योंकि उसने कितना दिया हुआ था 9 इनिशियल का ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू, अब इससे कंपैरिजन कर लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, तो k इज इक्वल टू 9, तो आंसर इज 9। आपने देखा मैंने कुछ खास अपने पास से तो कोई चमत्कार किया नहीं है, जो कंसेप्ट और क्वेश्चन जो थ्योरी का कंसेप्ट कहता है मैंने वही काम किया है और आंसर निकाला है। आप खुद सोचो कि इतना इजी था पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेहद ही नायाब क्वेश्चन है। यदि आपके समझ में आ गया तो एक बार में ही आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन भी यदि एक बार में नहीं आया तो कोई फिर बेकार है बेटा। क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग X एंड Y आर 450 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए, काला। फ्रीक्वेंसी fx की वैल्यू गिवन है 450 हर्ट्ज, गॉट माय पॉइंट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ y स्ट्रिंग की गिवन है कितना 300 हर्ट्ज। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है। पहला ऑप्शन है आपका √2/3, सेकंड ऑप्शन 9/4, थर्ड ऑप्शन इज √4/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज √3/2। भाई आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेंशन क्या होता है, 1/12 अंडर रूट टेंशन अपॉन उसका कोफिशिएंट, स्ट्रिंग कोफिशिएंट। इसी प्रकार y के लिए लिख लो 1/12 अंडर रूट ty अपॉन म्यू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सॉल्यूशन करो इसका, यहां से सॉल्यूशन है ये, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, तो 1/12 से 1/12 कट गया, तो इसको सॉल्व करो कहते हैं 450 अपॉन नीचे कितना 300 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tx अपॉन ty एंड यू सॉल्व इट, tx अपॉन ty अंडर रूट कर दो इसका, कितना कितना आ जाएगा 9 5 45 और 3 3 9, 9/4। यानी ऑप्शन में है क्या 9/4? यस, ऑप्शन इज सेकंड, योर आंसर इज 9/4। देखा आप लोगों ने कितना आसान था इस क्वेश्चन को करना। क्या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में? नहीं ना, तो फिर आप बताओ क्या है ये सब? ये सब जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा है उसी का क्लाइमैक्स है ये। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कैपेसिटर का बताया था कि कैपेसिटर से क्वेश्चन आया था, एनालिसिस में बताया था। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 16,
एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड, चेंज कर लो फैरड में फटाफट से। इस चार्ज अप इतने वोल्ट पोटेंशियल दिया है, 220 वोल्ट तक चार्ज किया एंड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, यानी कि चार्जिंग और डिस्कनेक्ट बैटरी का केस है। नाउ चार्ज इज 5 माइक्रोफैरड, एक अगेन दूसरी कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। इज कनेक्टेड बाय अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ, मतलब उसी को चार्ज कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द हीट लूज, बिल्कुल मैंने यही एक्सपेक्ट भी थी कि हीट लूज का ही क्वेश्चन आएगा। आपको हीट लूज बताना है कि कितना हीट लॉस हुआ, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। आप चाहेंगे तो मैं ऑप्शन भी लिख भी लूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप करें। वो C1 है बस, ये C2 नहीं है, ये C2 ये वाला है, वो C1 ही है। दो कैपेसिटर दे रखे हैं और बैटरी दे रखी है, बाकी बताना है। सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाओ हीट लॉस का। हीट लॉस क्या कहता है, डेल्टा H इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस फाइनल। आपके पास फॉर्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर। ये हीट लॉस का फॉर्मूला आपको पहले ही लिखवाया गया है नोट्स में, तो आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सीधा आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज रखने की जरूरत थी या नहीं थी, और यहाँ पे इसको अप्लाई करना था। चलिए वैल्यू पुट करिए। हाफ C1 की वैल्यू 5, C2 की 2.5, चलो माइक्रोफैरड में ही रहने दो। 5 प्लस 2.5 और 220 का स्क्वायर, वो तो जीरो हो जाएगी ना फाइनल। तो ये माइक्रो जूल में चल रहा है सब कुछ, मैंने चेंज नहीं किया है। आप चाहें तो कर लें या लास्ट में चेंज कर लें। आप इसे सॉल्व कर लें। 5 ये हो गया कितना नीचे 7.5 और डिवाइड 2 का, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो और मल्टीप्लाई। चलो माइक्रो को जूल में चेंज कर लेंगे सीधा, -6 जूल, ठीक है। सॉल्व करो इसको, मुझे भी आप ही के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते रहो, इससे 11 बार कट गया, तो 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 22 अपॉन नीचे कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई, ये कितनी जीरो बच गई फिर यहाँ पे 4 जूल। इसको काटो फिर इससे, तो ये कितना जाएगा 11 पंजे 55, 55 का मल्टीप्लाई करो 22 में, तो 55 का मल्टीप्लाई यदि 22 में करोगे तो 5 दूनी 10, 12 110, सॉरी 12 10, यही आएगा 12 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल, ठीक है। अब 12 10 को डिवाइड कर दो 3 से, ऑप्शन आपके मिलते जुलते पहुंचेंगे। 12 10 कितना आ गया 3 चौक 12 और 309 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो वैसे तो ऑप्शन यहीं पे ही मिल गया हमारा 12 10 लास्ट ऑप्शन। इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं है भैया, यही है आंसर आपका, लास्ट में आंसर यही है, 4th ऑप्शन। बाकी इसको भी सोल्व करके लिखना होता तो लिख देते, ठीक है, यदि होता तो ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन, ऑप्शन इज 4 योर आंसर, ऑप्शन इज 4, सीधा क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने देखा आप लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने क्यों नहीं करे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का मैं आपको हिंट दूंगा, शायद आप करने की कोशिश करेंगे, बाकी इसका एबीडी भी बना के दूंगा आपको, हो सकता है तो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मूथ पैराबोलिक वायर y इक्वल टू 4cx स्क्वायर अबाउट एक्सिस ऑफ पैराबोला इन वर्टिकल प्लेन।
ये कोई पैराबोला, ये कोई बीट, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो a, b क्वेश्चन में गिवन है, और इसको आप y एक्सिस के अराउंड ऑफ घुमा रहे हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्लिप कर रहा है वो a, b पर विल बी, तो a, b होगा √2gc 2√2gc/v, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पॉइंट पर इसका बैलेंसिंग करना है, एफबीडी बनाना है। चलिए इस पॉइंट पर इसका एफबीडी बना लेते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पता है हमेशा इसका वेट mg नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि वो कर्विकल मोशन कर रहा है, पाथ पर, कर्विकल पाथ पर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, मतलब उसकी जो लेंथ दे रखी है a, यहां से जितना एंगल ये एक्सटेंड करता है, ये वाला कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n इधर, और इसका दूसरा कंपोनेंट कितना mg sin थीटा, ठीक है। मैंने आपको एफबीडी बना दिया। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जो भी दो कंपोनेंट आपस में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू दूसरे वाला कंपोनेंट, आप यहाँ पे फॉर्मूला रखो और आंसर निकालो सीधा। फॉर्मूला आपके सामने, अब तो कुछ नहीं करना, आपको ओमेगा निकालना है। हाँ, mg sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर cos थीटा कर दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नहीं आप बता दीजिए मुझसे, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दो, मैं इतना बड़ा बात नहीं है। यदि हम कर सकते हैं इसको, यदि आप नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हम मुझे बताएंगे तो हम कर लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं बचा वैसे। क्या करना है, mg, सॉरी इसको थोड़ा सा आप g को बाद में लें, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये mg sin थीटा के। तो यहां से ओमेगा निकाल लो सबसे पहले फटाफट से, जल्दी से। तो ओमेगा निकालोगे, m से m काट लो पहले, तो अंडर रूट, और कुछ भी कटेगा, कुछ नहीं कट रहा, जी इसके नीचे गया तो ये tan थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा a। फिर आपको पैराबोलिक इक्वेशन क्या दे रखी थी, 4cx स्क्वायर, तो आपको पता है ना tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy/dx, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 4 दूनी 8 c, और x की जगह पे क्या, tan थीटा कहां पर, पॉइंट a, b पर। इसको सोल्व करोगे क्या जाएगा, क्योंकि a साइड में लेना है 8ac, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा निकल कर, tan थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 8ac, तो अंडर रूट g मल्टीप्लाई 8ac अपॉन a से a कट गया, ये कितना आ जाएगा 2√2gc, और आंसर लो मैंने ही कर दिया। आपकी तरफ से जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर दी, तो आंसर आ जाएगा 2√2gc। योर इज द फाइनल आंसर इज 2√2gc। व्हाट इज माय पॉइंट, यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी हो किसी तरीके की इन सॉल्यूशंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। समझ रहे हो ना आप लोग, देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, और आप लोग ही यदि रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने जैसा कहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमेशा आता है बेव से, तो बेव ऑप्टिक्स ने भी भैया अपनी भूमिका दिखा दी। उसने भी कहा कि बिना मेरे तो IIT JEE का पेपर हो ही नहीं सकता, यानी कि बेव ऑप्टिक्स ने भी अपना जो क्वेश्चन दिया वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। बोला ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन ए YDSE स्लिट विड्थ दे रखी थी 1 mm। क्वेश्चन नंबर 18, विड्थ थी 1 mm, चाहे तो शुरुआत में चेंज कर लें, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम द लिफ्ट कैपिटल D 1 मीटर।
इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट 632 नैनोमीटर, तो इसे चेंज कर ले मीटर में, 10⁻⁹ मीटर। और फ्रिंग्स की जो वैल्यू है वो दे रखी थी 2.70 मिलीमीटर, इसको भी चेंज कर लो मीटर में, ठीक है। कह रहा फाइंड द पाथ डिफरेंस ऑफ द पॉइंट। यार ये तो कोई मजाक है ना, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ तो गिवन है आपको, क्या सॉल्यूशन कर लो। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी साइन थीटा, और ये किसने के इक्वल होता है, डी थीटा। तो जो कि हम लिख सकते हैं इसको डी बाई ओवर ऑफ कैपिटल डी, यही लिख सकते हैं ना। तो क्या है, डी की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻³ लिखा ऊपर मैंने, y की वैल्यू 1.27 अपॉन नीचे 1, 2.70 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो में ही दे रखा है आंसर, तो आंसर इज फर्स्ट। हो गया, बस ज्यादा चेंज करो मत, इसको ऐसे ही रहने दो, मत चेंज करो, मीटर माइक्रो में ही रहने दो। तो आंसर इज 1.27, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 1.27 माइक्रोमीटर योर फाइनल आंसर, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना होगा 1.27 का। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, 18 क्वेश्चन तक किसी बच्चे को कोई समस्या लगी हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए प्रोटॉन एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पिच ऑफ द पाथ। पिच निकालना है बेटा, सीधा पिच का फॉर्मूला लगाओ। पिच इज इक्वल टू जो वो एंगल बनाता है, कंपोनेंट ऑफ एंगल मल्टीप्लाई ऑफ उसका टेंशन, ठीक है, टाइम पीरियड, सॉरी। तो v cos थीटा और उसका टाइम पीरियड कितना 2πm, चार्ज मल्टीप्लाई उसका मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू गिवन है आपको v की, कितना डिग्री का एंगल 60 डिग्री, मल्टीप्लाई 2πm की वैल्यू कितनी, चलो बाद में देखेंगे। v की वैल्यू कितनी मैग्नेटिक फील्ड की अपॉन e, क्योंकि मास अपॉन e का हम लोग रिजल्ट हमको पता है, इसलिए मैंने बाद में बोला कि बाद में देखेंगे। तो m अपॉन e माइनस, इसको सॉल्व करो, अपॉन 10⁻⁻19 माइनस 10⁻⁸, इसको सॉल्व करोगे तो आप, ठीक है, बस फॉर्मूला लगाया भाई, कुछ और दूसरी बात नहीं करी है। तो 5π अपॉन 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁸, -3 को ऊपर ले जाओ, 5π मल्टीप्लाई 8 में से 3 गए तो कितना बचा -10π, तो कितना आ जाएगा 50π माइक्रोमीटर। तो आंसर इज 50π माइक्रोमीटर। आपने देखा कि कितने आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 19 को भी कर लिया और लास्ट क्वेश्चन 20, उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के रखा है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप शायद करने का कोशिश करना। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज क्यू, ये क्वेश्चन शायद आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कोई चार्ज पार्टिकल है ये, जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो इस तरीके से ऐसे करके v फाइनल वेलोसिटी से निकल जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। मूविंग इन xy प्लेन इन x डायरेक्शन इट एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला ना सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और y डायरेक्शन एक्सटेंड करता है, मैंने बोला y डायरेक्शन में ऊपर निकाल दिया, x = 0 टू x = d, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ इन टर्म ऑफ d। अरे यार आपके पास सब कुछ है, आप इसमें फोर्स निकालो, क्या आता है फोर्स, कितना आता है F = QE, और यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, फोर्स आ जाएगा। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना आता है,
F इजिकल टू एम ए का इस्तेमाल करें, A इजिकल टू एफ बाई एम, एफ की वैल्यू आपको पता है, यहां से फटाफट से एक्सेलरेशन निकालें। उसके बाद में अप्लाई द फॉर्मूला न्यूटन इक्वेशन ऑफ सेकंड, क्या S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, अप्लाई कर दें, आपको y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपके सामने किए, ठीक है। ये तो था हमारा 2 सितंबर के जो फर्स्ट मीटिंग था उसका फिजिक्स पेपर का एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 3 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको 6 सितंबर तक जो भी IIT JEE के पेपर हुए थे उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सबका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और क्योंकि नीट का एग्जाम नजदीक है तो मैं सारे उन बच्चों को भी एक मैसेज दूंगा कि सबसे पहले जो IIT JEE के जिन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं आप पहले वो कर लीजिए अच्छे से, और लास्ट 20 ईयर्स के कम से कम 20 साल के मेडिकल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप बच्चे सारे बच्चे उन पेपर्स को क्वेश्चन को सोल्व करके जाइएगा। आप देखिएगा कि आपको कितना पॉजिटिव रिस्पांस, कितना पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी पेपर में जाने से पहले, और जब आप पेपर में जाओगे तो आपको लगेगा कि यस ये तो मैं अभी पढ़ के आया हूं आपको 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही, और देखना आपका 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं 3 सितंबर के IIT JEE के फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ओके, गुड लक।